सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 10th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि रेजिस्टिविटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। आज जो दरअसल हम उसके मेन टॉपिक होगा हमारा वो होगा रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था पिछले लेक्चर में, और उसकी डिपेंडेंस देखी थी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। हमने कहा था वैसे तो रेजिस्टिविटी कई चीज़ों पर फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन इस टॉपिक के मुताबिक आपके जो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो टेम्परेचर के ऊपर और दूसरा नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ द मटेरियल पर कैसे डिपेंड करती है। तो नेचर तो हमने ये देखा कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है कि वो इंसुलेटर है, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जो सेमी कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कुछ और होती है। कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है डिफरेंट एट सर्टेन टेम्परेचर। और कुछ की जो गुड कंडक्टर्स नहीं होते लेकिन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर के भी डिफरेंट ट्रेंड्स हैं कि कोई सब्सटेंस कैसे वेरी करता है रेजिस्टेंस के लिए, और रेजिस्टिविटी उसकी कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, और किसी सब्सटेंस से किसी और तरह से करती है। तो हम देखते हैं कुछ केसेस आपकी बुक में है वो देखते हैं, कुछ हम एक्स्ट्रा देखेंगे। तो ज़रा देखिएगा, हमने पहले पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती है कि वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। ठीक है, कि अब देखो बेटा कि हमारे पास ये एक लैटिस है, एक पीस ऑफ कंडक्टर ले लिया हमने बेटा, ये पीस ऑफ वायर। ठीक है, लेट्स सपोज कि इसमें से हम इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कोई एक एटम मैं ले रहा हूँ बेटा, ये एक एटम है, समझ आ गई। तो जरा देखो, होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी जगह पर क्या करता है बेटा, वाइब्रेट करता है, छोटे से एम्पलीट्यूड के साथ क्या करता है बेटा, ये वाइब्रेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर लेट्स सपोज मूव कर रहा है, तो ये इजीली मूव कर जाता है। जब ये एटम आपका वाइब्रेट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन उसके इस एटम के टकराए बगैर आराम से गुजर जाता है, समझ आ गई। अच्छा, अब देखो, अगर हम इस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या कर दें, राइज, टेम्परेचर क्या कर दें बेटा, राइज कर दें, तो आपको पता है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है बेटा, डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब टेम्परेचर राइज होगा तो ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा एटम। बेटा बात समझ आ गई। तो ज़रा देखो कि इसका जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा इस तरह से, तो इस इलेक्ट्रॉन की कोलिजन के चांसेस इस एटम के साथ बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ जाएंगे। बात समझ आ गई। तो हम कहेंगे कि ये जो अब जो ऑपोजिशन जो फेस करना पड़ रही है इस इलेक्ट्रॉन को, वो ज़्यादा फेस करना पड़ रही है एज कंपेयर कि जब इसका टेम्परेचर लो था बेटा। बात समझ आ गई। जैसे हमने इसका टेम्परेचर राइज किया तो इस एटम का जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से देयर मोर प्रोबेबल, मोर चांसेस हो जाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ कोलाइड कर जाएगा। कोलाइड करेगा तो हम कहेंगे इसको ज़्यादा ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो उस क्यूबिक मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो दरअसल वो रेजिस्टिविटी होती है। तो हम कहते हैं इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ गई बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बेटा बात समझ आ गई। जो हमारे पास गुड कंडक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा, कॉपर, सिल्वर, ETC। ठीक है, अगर हम इनकी रेजिस्टिविटी की बात करें कि ये रेजिस्टिविटी ट्रेंड क्या फॉलो करते हैं, तो हम इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें टेम्परेचर के साथ,
अच्छा बेटा, अब याद रखनी है एक बात कि आपका जो टेम्परेचर और किसके लिए बेटा, गुड कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, रेजिस्टिविटी के। और दूसरी बात, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, रेजिस्टेंस के। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, बढ़ जाती हैं, और टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी भी क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टेम्परेचर ले लें इन डिग्री सेल्सियस लेट्स सपोज, और इधर रेजिस्टिविटी ले लें इन ओम मीटर्स, तो फिर हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या होती जाती है बेटा, बढ़ती जाती है, लेकिन एक टाइम उस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद रेजिस्टिविटी में एब्रप्ट चेंज आ जाता है। क्या आता है बेटा, एब्रप्ट रैपिड चेंज आ जाता है। समझ आ गई? तो जरा देखो, यहाँ तक जो ग्राफ बना है वो है लीनियर, वो क्या बेटा, लीनियर ग्राफ है, और यहाँ पर जो ग्राफ बना है ये नॉन लीनियर है। क्या बेटा, नॉन लीनियर। किसी को बात समझ आए जरा पूछ लो। तो बेटा जरा देखो कि ये जो ग्राफ है इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा था वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी क्या होती थी बेटा, राइज हो रही थी, और जैसे जैसे टेम्परेचर और ज़्यादा राइज हुआ तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो गई बेटा, और ज़्यादा राइज हो गई। लेकिन इधर देखो कि एक टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर एक सर्टेन वैल्यू उधर रेजिस्टिविटी है, उसके बाद थोड़ा सा हमने टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर क्या किया बेटा, थोड़ा सा राइज, लेकिन रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बात समझ आ गई बेटा? तो ये हमारे लिए बेटा क्या है, यहाँ तक तो हमारा एक सेम ट्रेंड चलता है, उसके बाद एब्रप्ट चेंज आ जाता है रेजिस्टिविटी में। हम थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करते हैं, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई जरा पूछ लो बेटा। अब देखो ये जो पार्ट है, लीनियर पार्ट है, इधर अल्फा एग्जिस्ट करता है, इधर अल्फा एग्जिस्ट नहीं करता। मैं बताता हूँ ये अल्फा क्या है। अल्फा इज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा क्या है बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का। क्या बेटा, रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का। इसको हम पढ़ते हैं क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस समझ आ गई? और कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा होता है। अब हम इसको डिफाइन भी करते हैं। अब डेफिनेशन इसकी क्या है कि आपका जो आपने टेम्परेचर राइज कर रहे हैं ना, यहाँ से टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज करने से आपकी जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना फ्रैक्शनल चेंज आता है, कितना फ्रैक्शन। अगर आप 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस में कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा। फ्रैक्शनल चेंज को मैं समझाता हूँ क्या मतलब है उसका, लिखता हूँ यहाँ पर बेटा। द फ्रैक्शनल चेंज in resistance of material per Kelvin change in temperature। बात समझ आ गई कि आपने टेम्परेचर को चेंज किया है, कितना चेंज किया बेटा, 1 केल्विन चेंज किया, उसकी वजह चेंज आने की वजह से रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ गया है। बात समझ आ गई? तो ये कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, उसका फार्मूला लिखता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी। बात समझ आ गई बेटा? इसका मतलब ये है कि आर टी जो है ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है बेटा, रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर
टी डिग्री सेल्सियस। बात समझ आ गई बेटा। और ये जो रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल की। समझ आई। ये टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है रेजिस्टेंस है। इन दोनों का ये है सिर्फ चेंज। ये क्या मतलब बेटा, डिफरेंस लेने का मतलब है चेंज दिया आपने कि रेजिस्टेंस टी टेम्परेचर पर कितनी है और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कितनी है। तो इनका हमने क्या ले लिया बेटा, चेंज। अब हम वर्ड यूज क्या करें, फ्रैक्शनल चेंज, सिर्फ चेंज नहीं है। तो इस चेंज को ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड। ओरिजिनल वैल्यू मतलब क्या है, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है, हम देखेंगे ये जो चेंज आया है पर केल्विन कितना उसका जो असल जो ओरिजिनल चेंज है, डिफरेंस है, असल जो रेजिस्टेंस है उसमें से कितना चेंज आ गया है, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ गया है। और ये टी क्या है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। समझ आ गई। तो ये ऊपर वाली जो टर्म है सिर्फ चेंज को रिप्रेजेंट करती है ये, और इसको चेंज को अगर ओरिजिनल वैल्यू पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो चेंज क्या बन जाता है, फ्रैक्शनल चेंज बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, फ्रैक्शनल चेंज बन जाता है। और ये टी क्या है, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर है। तो हम देखें फ्रैक्शनल चेंज कितना आ रहा है रेजिस्टेंस में, ये क्या है बेटा, फ्रैक्शनल चेंज। ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको, ये क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो हम कहेंगे कितना फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस में बाय चेंज इन टेम्परेचर इन 1 केल्विन। बेटा बात समझ आ गई। इसका जो यूनिट होगा बेटा पर केल्विन। क्या होगा बेटा, इसका यूनिट होगा इज केल्विन की पावर k की पावर -1। क्योंकि देखो ऊपर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में से रेजिस्टेंस माइनस हो रही तो ऊपर यूनिट बनेगा ओम, नीचे भी एक रेजिस्टेंस है, ओम ओम से क्या हो जाएगा, कैंसल। ये टी का टेम्परेचर है तो टेम्परेचर यूनिट होगा, केल्विन ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1। बात समझ आ गई बेटा। ये था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या था बेटा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है बेटा, अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या पढ़ेंगे बेटा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बात समझ आ गई। अच्छा अब देखो कोएफिशिएंट टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो भी अल्फा होता है बेटा। वो भी क्या होता है, अल्फा। अब देखो हमें पता है कि R की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, R का जो फार्मूला तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, इस जगह पे लिख दूं, R इज इक्वल टू रो L/A। याद है ना। अब R अगर T टेम्परेचर पर है तो रो भी T टेम्परेचर पर होगी। अगर R 0 टेम्परेचर पर है तो ये रो भी 0 टेम्परेचर पर होगी। टेम्परेचर के चेंज से लेंथ और एरिया तो चेंज नहीं होगा, ये याद रखनी पड़ेगी बेटा बात आपको, ठीक है। अब देखो जरा गौर से कि आपने अब क्या किया कि अब ये फार्मूला इधर पुट कर दे, RT की जगह पे, R0 की जगह पे और इस R0 की जगह पे, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का फार्मूला आ जाएगा। अब देखो इसकी डेफिनेशन अगर आप करना चाहेंगे ना बेटा, तो ये था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमने कहा फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, क्योंकि अब ये कोएफिशिएंट किसका है बेटा, रेजिस्टिविटी का। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टेंस की जगह क्या लिख देंगे, रेजिस्टिविटी। सारी डेफिनेशन वही होगी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखो कि अब फार्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू रो टी L/A माइनस अल्फा इज इक्वल टू R0 है ना, तो रो नॉट आएगा बेटा L/A, ठीक है, ओवर रो नॉट L/A इंटू टी। अब देखिए L/A ऊपर भी है और L/A नीचे भी है। ऊपर वालों में कॉमन ले सकते हैं L/A, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या फार्मूला बचेगा, अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इंटू टी। बेटा बात समझ आ गई, किसी को ये बात समझ ना आई जरा पूछ लो शाबाश। रो टी, रो नॉट और
रॉ नॉट इनटू टी। अब बातें सारी वही हैं, ये रेजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर है, ये रेजिस्टिविटी एट 0 टेम्परेचर है, और ये रेजिस्टिविटी क्या है बेटा 0 टेम्परेचर पर, और ये टी क्या है बेटा चेंज इन टेम्परेचर है, जो कि हम कैलविन्स में लेंगे बेटा। कोई बात समझ ना आए जरा पूछो, इसका टेम्परेचर भी क्या होगा बेटा, इसका यूनिट भी क्या होगा केल्विन पर केल्विन, ठीक है बेटा, इसका यूनिट भी क्या होगा पर केल्विन। अब देखो, अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट दो तरह के होते हैं, कितने तरह के भाई, दो तरह के, जरा देखते हैं। ये हम लिखते हैं टीसी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कितने तरह के भाई, दो तरह के, एक पॉजिटिव होंगे और एक नेगेटिव। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका होता है बेटा, कंडक्टर्स का, और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका होता है बेटा, सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो, याद रखनी पड़ेगी कि आप कंडक्टर्स का जो वो होता है, क्या नाम है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो पॉजिटिव होता है, और जो आपका सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है बेटा। ठीक है, जरा देखिएगा, जो कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन होता है वो होता है डायरेक्ट रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है बेटा, कि आपकी जो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और जो आपका सेमीकंडक्टर का जो रिलेशन होता है वो रेजिस्टिविटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। बात समझ आ गई। अब जरा गौर से समझना, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या बढ़ हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो टेम्परेचर पहले आपका 0 डिग्री सेल्सियस है और आपका बाद में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है एक्सपोज, तो फिर ये वाला टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी और ये वाला रेजिस्टिविटी, डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव। तो जब ये टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू तब बड़ी होगी और ये वाली तब छोटी होगी, तो रेजिस्टेंस आंसर क्या आएगा ऊपर वाला, पॉजिटिव। तो फिर हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, जब ये रिलेशन होगा। अब देखो, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, कम होगी, इनवर्स रिलेशन अगर हो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फिर तो आपके पास ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से भी छोटी हो जाएगी। बेटा बात समझ आ गई। तो फिर आप क्या होगा, ये पहले वाली वैल्यू छोटी और ये वाली वैल्यू बड़ी, तो डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। दैट्स व्हाई द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इस जो ये रिलेशन फॉलो करते हैं उनके लिए जो आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा, नेगेटिव। कोई बात ज्यादा समझ ना आए जरा पूछ लो। अच्छा बेटा, अब देखो यहाँ पे जो नॉन लीनियर बिहेवियर है एंड में जाके आया है, हमने यहाँ बनाया है। तो आपका नॉन लीनियर बिहेवियर स्टार्ट में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है। जरा देखिएगा कुछ इस तरह से, कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, ये इधर हम टेम्परेचर ले लेते हैं और इधर क्या ले लेते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी ले लेते हैं। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से भी बन सकता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर आपने क्या किया बेटा, बढ़ाया, लेकिन आपका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही, और एकदम से फिर आपकी रेजिस्टिविटी इस तरह से लीनियरली चेंज होना शुरू हो जाती है बेटा। बात समझ आ गई, कंडक्टर्स में ऐसा होता है। समझ आई, ये किसके लिए है, कंडक्टर्स के लिए है ये वाला ग्राफ। अगर हम सेमीकंडक्टर के लिए ड्रॉ करें ग्राफ, तो फिर कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा बेटा। ये रेजिस्टिविटी और ये टेम्परेचर। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो फिर बेटा कुछ इस तरह से बनेगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी क्या होती जाती है, कम। बात समझ आ गई। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी ऊपर से नीचे नीचे की तरफ आती जा रही है, तो रेजिस्टिविटी कम हो रही है। ये इनवर्स रिलेशन होता है बेटा। कोई बात यहाँ तक समझ ना आई जरा पूछ लो। अब ये बात याद रहेंगी आपको। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा। आपको कहा जाए, कल एक मैंने एमसीक्यू पहले ही बताया था कि आपको कि अगर आपकी
लेंथ चेंज हो जाए तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो उस पर हमें क्या रिजल्ट देखा था बेटा, हमने यहाँ पे रिजल्ट लिखा था एक कि आपकी जो रेजिस्टिविटी है डायमेंशन पर डिपेंड करती है नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है किस पर बेटा, डायमेंशंस पर। समझ आ गई, डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, क्या मतलब कि लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन फार्मूले के मुताबिक हमें लगता है ऐसे, अब इसका फार्मूला रेजिस्टिविटी का बनाए तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। फार्मूला के मुताबिक ये बनता है, हमें लगता है कि आर ए बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, एल बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, हमें लग रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब जरा देखना गौर से क्यों नहीं होता ऐसे। अब एल हमारे पास फर्ज कर लो कुछ है, लेंथ 1 मीटर है, एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ हमारे पास लेट्स सपोज हो गई 2 मीटर, ठीक है, इधर से भी तो लेंथ बढ़ेगी, एरिया भी तो बढ़ जाएगा। लेंथ तो यहाँ पे भी है ना बेटा, लेंथ इधर बढ़ ये डबल हो गई है तो एरिया भी तो लेंथ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी, तो डबल लेंथ जब मल्टीप्लाई तो एरिया भी क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। जितना लेंथ बड़ी है उतना ही क्या हो गया बेटा, एरिया बढ़ गया, तो इनकी रेशो क्या रहेगी, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी बेटा। बात समझ आ गई। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर, तो ये रिलेशन रहेगा आपका। तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती डायमेंशंस के चेंज होने से। बात समझ आई, नहीं है तो पूछ लो। अब आपको कोई एमसीक्यू दे दे भाई कि एक वायर है, क्या बेटा, ये वायर है आपके पास, किसी ने इसको क्या स्ट्रेच कर दिया, क्या कर दिया बेटा, स्ट्रेच, क्या कर दिया, खींचा है इसको, खींचने के बाद ये वायर कुछ इस तरह से हो गई है, इसकी लेंथ डबल हो गई है, लेंथ क्या हो गई बेटा, डबल। अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, मैं कुछ यहाँ पे ऑप्शंस देता हूँ बेटा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, या हाफ हो जाएगी, या नो चेंज। हाँ बेटा, अब हमने इसकी लेंथ को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, स्ट्रेच करके, तार उतनी ही है, हमने उसको क्या कर दिया बेटा, स्ट्रेच कर दिया। तो बताओ जरा इसका हमारे पास क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। हमने देखा रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होती एरिया और लेंथ के चेंज करने से, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा बेटा, शाबाश बताओ। हमने इसकी लेंथ को क्या कर दिया, पहले डबल, लेट्स सपोज लेंथ थी हमारे पास 1 मीटर, अब हो गई लेंथ 2 मीटर बाय स्ट्रेचिंग, ठीक है, बताओ शाबाश। हाँ बेटा क्या होगी, इसे इसके रिलेशन के मुताबिक बताओ जरा शाबाश। इंक्रीज तो हो जाए, कितनी इंक्रीज होगी, 2 टाइम्स। इस फार्मूले के मुताबिक हमें लग रहा है कि 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ 2 हो गई है तो ये बाहर आ जाएगा। लेकिन हमारी जो लेंथ इंक्रीज, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, वो 4 टाइम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा, क्यों भला। अब जरा देखो कि अब पहले वायर मोटी थी, तार मोटी थी, अब जैसे हमने इसको खींचा तो इसका एरिया भी कम हो गया बेटा, क्या हो गया, एरिया कम हो गया। तो जब लेंथ इसकी इंक्रीज हुई है, अब मटेरियल तो उसका उतना ही है, लेकिन वो जो विड्थ में, थिकनेस में जिसका मटेरियल था वो लेंथ में भी बेटा यूज हो गया। तो फिर बेटा इसकी थिकनेस क्या हो गई, इंक्रीज, डिक्रीज हो गई है, लेंथ डबल हो गई तो एरिया हाफ हो गया। बात समझ आ गई। जब इधर से बेटा लेंथ डबल तो इधर से एरिया हाफ, ये 2 भी जाके इस 2 से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो फिर हमारी रेजिस्टेंस जो होती है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है। बात समझ आ गई। यहाँ पे मैं कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ आपको जो आपने याद रखने हैं बेटा। एक तो ये कि जब आपकी लेंथ एल प्राइम पे लेंथ एन टाइम इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए बेटा, एन टाइम इंक्रीज हो जाए, तो आपकी जो ये याद रहे, जो इंक्रीज है बाय स्ट्रेचिंग हो, क्या हो बेटा, स्ट्रेच हो, तो आपकी जो रेजिस्टेंस आर प्राइम होगी वो एन स्क्वायर टाइम इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा। अब देखो लेंथ आपकी क्या थी, डबल हुई, तो आपकी रेजिस्टेंस कितने टाइम इंक्रीज हो गई,
4 टाइम, यानी 2 का स्क्वायर हो गया। अगर आपकी लेंथ 3 टाइम्स हो जाती तो फिर आपका क्या होता बेटा, ये रेजिस्टेंस क्या होती हो जाती 9 टाइम्स, एंड 3 का स्क्वायर लेते हैं बेटा। समझ आ गई। अब बी पार्ट में देखें बेटा, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, ये एरिया है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होता है बेटा। एरिया रेडियस पर डिपेंड करता है, सर्कुलर है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आप क्या करते हो भाई, आपका रेडियस एन टाइम डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए बेटा, डिक्रीज हो जाए, तब आपकी जो रेजिस्टेंस है वो n की पावर 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है। 4 की पावर n की पावर 4 टाइम, जितने टाइम रेडियस आपका डिक्रीज हुआ है उतने टाइम आप उसको 4 पावर ले रहे हैं उसकी बेटा। समझ आ गई। तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। और अगर आपका एरिया n टाइम डिक्रीज हुआ है, अगर आपका एरिया n टाइम डिक्रीज हुआ है, तब आपकी बेटा जो रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ आ गई। ये बात याद रहेंगी। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए आपके एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में, और ये इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो उनके लिए हेल्पफुल साबित होंगे बेटा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर, यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।